हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एच पी यू एम ए जोग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2022 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में परतों का सही क्रम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो देख लेते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो कि अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए है। इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ के चारों ओर है। ठीक है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट जो लेयर्स हैं वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो अलग अलग लेयर्स की कुछ अपनी अपनी खासियत है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर टेम्परेचर हम देखें, ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर से मेसोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्लाइमेटिक फिनोमिना सारे होते हैं, जैसे बारिश होती है, तो वो कहाँ पे होती है? सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करंट्स कॉज द फ्लो ऑफ द मिडल मेंटल। कौन सी धाराएं मध्य मेंटल के प्रवाह का कारण बनती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कन्वेक्शन करंट्स। तो देख लेते हैं कन्वेक्शन करंट्स क्या होता है। कन्वेक्शन करंट्स वो करंट्स हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करवाती हैं। ये करंट्स कहाँ पे पैदा होते हैं? अर्थ का जो कोर है वहां पे ये जनरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जो अर्थ की फॉर्मेशन के समय जो हीट थी वो क्या है? धीरे धीरे रिलीज होती है। ये हीट क्या है? स्लोली ऊपर की ओर बढ़ती है और मेंटल में क्या है? ये इस तरह से जो है मूव करती है। आप देख सकते हैं, जब ये इस तरह से डाइवर्ज करती है तो ये अपने साथ प्लेट्स को क्या है? सेपरेट करती है, और यही कन्वेक्शन करंट क्या है? प्लेट्स की मूवमेंट्स का कारण बनते हैं। ठीक, तो ये कन्वेक्शनल करंट थियरी जो है वो 1930s में आर्थर होम्स ने दी थी। ठीक, आर्थर होम्स ने 1930s में कन्वेक्शन करंट थियरी दी थी। इस थियरी के अकॉर्डिंग जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं उनसे जो हीट जनरेट होती है, ठीक, उसके कारण जो है कन्वेक्शन करंट एमर्ज होते हैं। कहाँ पे एमर्ज होते हैं? मेंटल में। इसके कारण डाइवर्जेंट जो कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं उनके कारण जो क्रिस्टल ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the point at which water flows from an aquifer to the earth surface। वह कौन सा बिंदु है जिस पर एक जल वृत्त से पानी पृथ्वी की सतह पर बहता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होता है? ये एक ऐसा नेचुरल एग्जिट पॉइंट है जहां पे जो ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल है वो क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर अमर्ज होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्राउंड वाटर है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है? ये पृथ्वी के सरफेस पे आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? स्प्रिंग कहलाता है। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, पानी जमीन के अंदर से जो है धरती की सतह पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the triangular collection of sediments at the mouth of a river forms। नदी के मुहाने पर तलछट का त्रिकोणीय संग्रह बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, डेल्टा। तो आइए थोड़ा सा डेल्टा के बारे में जान लेते हैं। रिवर डेल्टा क्या होता है? ठीक है, एक रिवर डेल्टा एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो किसकी तरह शेप्ड है? एक ट्राइंगल या त्रिभुज की तरह है। ये किसके कारण बनता है? जब नदी जो है सेडिमेंट्स का डेपोजिशन करती है। ये कहाँ पे बनता है? रिवर के माउथ पे बनता है। और रिवर का माउथ कहाँ होता है? जहां पर ये समुद्र या ओशन के साथ मिलती है। ठीक है, जो डेल्टा का नाम डेल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रीक लेटर जो डेल्टा है वो इस तरह का दिखता है, और जो नील नदी का डेल्टा है वो ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नील नदी का डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो सभी डेल्टाज हैं
वो ट्रायंगल शेप्ड नहीं होते हैं। डेल्टास के जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कस्पेट डेल्टा, इसकी शेप जो है ट्रायंगुलर नहीं है। बर्ड फुट डेल्टा जो कि एक पक्षी के जो है पैर की तरह लगता है, ठीक है। ऐसे ही आर्क्यूएट डेल्टा जो कि ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बर्ड फुट डेल्टा का जो फेमस एग्जांपल है वो है मिसिसिपी रिवर का डेल्टा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहती है। ऐसे ही जो हमारा कस्पेट डेल्टा है उसका जो फेमस एग्जांपल है वो है रिवर एब्रो, जो कि स्पेन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ, माउंट एवरेस्ट हिस्सा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए महालंगूर हिमालय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, महालंगूर रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला रीजन महालंगूर रीजन कहलाता है। और अगर हम इसी रीजन को इस बड़े मैप पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जो हमारे अन्य ऑप्शन दिए गए हैं जो कि धौलागिरी वो आप देख सकते हैं यहाँ है, और काराकोरम जो है ये तो जम्मू कश्मीर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the census 2011 which of the following state has minimum population density in India? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सिक्किम। तो इस मैप में आप देख सकते हैं जो हमारे ऑप्शंस थे, उत्तराखंड में 189 है पॉपुलेशन डेंसिटी, त्रिपुरा में 350 है, मणिपुर में 122 है, लेकिन सिक्किम में सबसे कम 86 है। लेकिन पूरे भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की, केवल 17। तो देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व होता है कि एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर कितने लोग जो हैं रह रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। जितना भी कुल जनसंख्या है उसको कुल क्षेत्रफल से भाग कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, कॉटन। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन को जो है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन भी कहा जाता है। तो कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित जो रेवोल्यूशन है उसे क्या कहा जाता है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये मिशन जो है फरवरी 2000 में शुरू किया गया था, और इसका गोल क्या था कि कॉटन की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना। ये मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा फंड किया गया था, और मौजूदा समय में भारत के 15 राज्यों में ये मिशन जो है चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022-23 में कितनी कॉटन की प्रोडक्शन हुई थी, और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। भारत जो है लगभग विश्व का 25% कॉटन का उत्पादन करता है। जो पहला नंबर है वो चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटो ऑफ इंडिया इज रिचेस्ट इन मिनरल्स, भारत का कौन सा पठार खनिजों में सबसे समृद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर का पठार। तो आइए बाकी जो पठार है उनकी लोकेशन भी देख लेते हैं और छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटो की लोकेशन जो है वो यहाँ पे है। हमारे जो और ऑप्शंस थे, मालवा प्लेटो यहाँ पे है, डेक्कन प्लेटो जो है यहाँ पे है, और कर्नाटका प्लेटो जिसका हिस्सा जो मैसूर है वो यहाँ पे। आप देख सकते हैं जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो है वहां पे सबसे अधिक खनिज जो है वो पाए जा रहे हैं, ठीक। तो छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पे स्थित है, ये मुख्यतः झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में है, ठीक है। ये मुख्यतः गोंडवाना रॉक से बना हुआ है। गोंडवाना रॉक्स में क्या है, मेजोरिटी ऑफ इंडियाज कोल, यानी कि भारत का अधिकतम कोल यहाँ पे पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को भारत का मिनरल हार्टलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका जैसे मिनरल जो है पाए जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप मैप में देख सकते हैं
कि बहुत सारे मिनरल्स का कंसंट्रेशन क्या है, कहां पे है, छोटा नागपुर प्लेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following depositional feature would you look for to assess whether an area has undergone glaciation? आप निम्नलिखित में से किस निक्षेपण विशेषता को यह आकलन करने के लिए देखना चाहेंगे कि कोई क्षेत्र हिम नदों से गुजरा है। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, ये जो फीचर्स हैं ये ग्लेशियर्स द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मोरेन्स है, मोरेन्स भी ग्लेशियर बनाते हैं। हॉर्न्स, अरीट और कोल्स ये भी ग्लेशियर द्वारा बनाए जाते हैं। हैंगिंग वैली भी ग्लेशियर द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन हमें सवाल जो है ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है डेपोजिशनल फीचर। तो इसमें जो डेपोजिशनल फीचर है वो सिर्फ मोरेन्स है। बाकी जो हॉर्न, एरीट और हैंगिंग वैली है ये कैसे हैं, इरोजनल फीचर हैं। इसलिए यहाँ पे सही आंसर सिर्फ ए होगा, टर्मिनल मोरेन्स। तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, जो अपरदन, ग्लेशियर के अपरदन या इरोजन के कारण बनते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन में दिया गया था हैंगिंग वैली, ये भी आप देख सकते हैं इरोजनल फीचर है। हैंगिंग वैली कब बनती है, मान लीजिए यहाँ मुख्य वैली में एक बड़ा ग्लेशियर बह रहा है, ये क्या करेगा, अधिक अपरदन करेगा। लेकिन एक छोटी वैली में जो है सेकेंडरी ग्लेशियर बह रहा है, ये क्या करेगा, कम अपरदन करेगा। जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो ये वैली इस तरह से दिखेगी जैसे मुख्य वैली के ऊपर लटक रही है। इसे क्या कहा जाता है, हैंगिंग वैली कहा जाता है। इसके अलावा जो अरीट और हॉर्न है ये कब बनते हैं, जब दो ग्लेशियर एक दूसरे के बगल में जो है इरोजन करते हैं, तो इस तरह से एक नुकीली दीवार बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एरीट कहा जाता है। और जब ऐसे ही एक नुकीला पॉइंट बन जाएगा अलग अलग बहुत सारे ग्लेशियर्स के एक ही साथ इरोजन करने से, उसे क्या कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ऐसे लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर जब निक्षेपण करता है या डेपोजिशन करता है तब बनते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड मोरेन जो हमारा सही आंसर था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं मोरेन क्या होता है। मोरेन क्या है, मोरेन ऐसा मटेरियल है जो कि एक मूविंग ग्लेशियर द्वारा पीछे छोड़ा गया है। ये क्या हो सकता है, सॉइल हो सकती है या रॉक हो सकती है। मोरेन्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, सुप्रा ग्लेशियल मोरेन और टर्मिनल मोरेन। तो ये मोरेन्स होते क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जब मान लीजिए ग्लेशियर बह रहा है, इसके साइड्स में जो मटेरियल जमा हो रहा है वो क्या कहलाता है, लेटरल मोरेन कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए दो ग्लेशियर्स बह के आ रहे हैं लेकिन ये मिल जाते हैं, तो ये साइड का मटेरियल क्या है, ग्लेशियर के बीच में आ जाता है, ये क्या कहलाता है, मीडियल मोरेन कहलाता है। ऐसे ही ग्लेशियर के अंदर जो मटेरियल है ये क्या कहलाता है, सुप्रा ग्लेशियल मोरेन कहलाता है। और ग्लेशियर जहां पे पिघल रहा है तो ये क्या करेगा, अपने साथ जो भी मटेरियल लाया था उसको वहीं पे जो है छोड़ देगा, ये क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनल मोरेन कहलाता है, एंड मोरेन। ये सारे कैसे हैं, डेपोजिशनल फीचर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन क्या होता है। ये आपका जो है एक ग्लेशियर आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये गर्म इलाके में पहुंच गया है, तो ग्लेशियर ने क्या है, पिघलना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो मटेरियल जो वो जमा कर रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कोल्ड ड्राई ग्लेशियर्स मूव बाय, ठंडे सूखे हिमनद आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मोस्टली बाय प्लास्टिक फ्लो। तो आइए ग्लेशियर्स की जो मूवमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्लेशियर्स किस तरह से मूव करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि ग्लेशियर्स को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जो कि है कोल्ड और वार्म। अगर ग्लेशियर का जो बेस है, ठीक है, जहां पे ग्लेशियर का धरातल के साथ जहां पे टच कर रहा है, अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, ठीक है, तो वो कैसा ग्लेशियर कहलाएगा, कोल्ड। लेकिन अगर धरातल जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है तो वो कैसा ग्लेशियर होगा, वार्म ग्लेशियर होगा। वार्म ग्लेशियर में अक्सर क्या होता है, इसके धरातल पे या इसके बॉटम पे क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से अधिक होने के कारण क्या होता है, जमीन और ग्लेशियर के बीच पानी, पिघला हुआ पानी की एक छोटी सी परत होती है। इस परत के ऊपर आइस क्या करती है,
फिसलती है या स्लाइड करती है। इस प्रकार की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? बेसल स्लाइडिंग कहा जाता है। लेकिन बेसल स्लाइडिंग कहाँ होती है? वार्म ग्लेशियर्स में होती है, ठीक है। लेकिन अगर बेस जो है वो कोल्ड है तो आइस क्या होगी? फ्रोजन होगी धरातल के साथ, और वहां पे जो है पानी की परत जो है नहीं पाई जाएगी। इस कारण ग्लेशियर जो है क्या होगा? स्लाइड नहीं कर पाएगा इसके बेस पे, ठीक है। इस कारण जो मूवमेंट होगी ग्लेशियर के ऊपर वो क्या होगी? सिर्फ इंटरनल फ्लो के कारण होगी, और ऐसे फ्लो को क्या है? प्लास्टिक फ्लो भी कहा जाता है। अगर हम इन डायग्राम्स को देखें, ये जो है गर्म ग्लेशियर है, यहाँ पे पानी की परत है, तो ग्लेशियर जो है ऊपर भी आगे बढ़ रहा है, इंटरनल फ्लो से भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन बेस पे भी स्लाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लेशियर में जो है पानी की परत नहीं है, तो ग्लेशियर क्या है? सिर्फ प्लास्टिक फ्लो या इंटरनल मूवमेंट से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मूवमेंट नहीं है। फिर से इसे देख लेते हैं। जो वार्म ग्लेशियर है वो कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। और कोल्ड ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो टेम्परेट ग्लेशियर है इसमें क्या है? पानी की परत है जमीन और बर्फ के बीच में। तो इस पानी की परत के ऊपर क्या होगा? ग्लेशियर जो है फिसलेगा, और ये देख सकते हैं आप बेसल स्लाइडिंग से मूवमेंट हो रही है और इंटरनल फ्लो से भी मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो कोल्ड ग्लेशियर है, यहाँ पे ग्लेशियर क्या है? जमीन के साथ जमा हुआ है, कोई भी पानी की परत यहाँ पे नहीं पाई जा रही है, तो यहाँ पे बेसल स्लाइडिंग नहीं होगी। ग्लेशियर सिर्फ इंटरनल फ्लो या प्लास्टिक फ्लो के कारण मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी कैनाल या नहर है। इसकी लेंथ 650 किलोमीटर है। इसे जो है राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आइडिया था वो कन्वर सेन ने 1948 में दिया था, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 मार्च 1958 में हुई। जो इसकी शुरुआत है, इस नहर की शुरुआत है, वो जो है हरिके बैराज से होती है। हरिके बैराज पे क्या है? सतलुज और ब्यास जो है पंजाब में मिलती है, और ये जो नहर है वो थार मरुस्थल में जो है बहती है। अगर हम यहाँ पे मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरिके बैराज में ब्यास और सतलुज नदी मिल रही है। यहाँ से ये नहर शुरू हो रही है और कहाँ तक बह जा रही है? जैसलमेर तक जा रही है। क्वेश्चन नंबर 37, वाटर ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड नेपाल? निम्नलिखित में से किस परियोजना का पानी भारत और नेपाल द्वारा साझा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कोसी, ठीक है। तो भारत और नेपाल क्या है? कोसी नदी पे, जिसको नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, उस पे एक डैम बनाना चाहते हैं जिसका क्या नाम है? सप्त कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। इस डैम से क्या होगा कि जो बाढ़ आती है बिहार और नेपाल में वो क्या होगी? कंट्रोल होगी, और साथ ही साथ किसका जनरेशन होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। कोसी नदी जो है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इसका मतलब ये बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, और ये तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक या सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है अपना कोर्स चेंज करती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, और जिसके कारण जो है एग्रीकल्चर लैंड्स को जो है वो नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोसी रिवर जो है तिब्बत से शुरू होती है, नेपाल से होते हुए भारत के बिहार में एंटर करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, भाखड़ा नंगल जो है ये भारत में है, ये जो है नेपाल के साथ शेयर्ड नहीं है। गंगा नदी भी जो है नेपाल के साथ शेयर्ड नहीं है। ऐसे ही हीराकुंड जो कि महानदी पे बना हुआ है, ये भी नेपाल के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंडियन रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, माही नदी,
तो माही नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माही नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है? विंध्य रेंज से, मध्य प्रदेश के धार नामक स्थान से। ये जो है मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में एंटर करती है, वहां से गुजरात में एंटर करती है और अंत में अरब सागर में मिल जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 580 किलोमीटर है। इसका जो सबसे नोटेबल फीचर है वो ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। एक तो मध्य प्रदेश में काटती है और दूसरा कहाँ पे काटती है? गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माही नदी है और ये जो है 23.5 डिग्री पे ये क्या है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माही नदी एक बार जो है मध्य प्रदेश में इसको काट रही है और दूसरी बार राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे काट रही है और बाद में अरब सागर में मिल रही है। बाकी जो हमारे ऑप्शन हैं, चंबल जो कि यहाँ बह रही है, सिर्फ एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। ऐसे ही सोन नदी भी सिर्फ एक बार जो है कर्क रेखा को काट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ चैनल पैटर्न? निम्नलिखित में से कौन सा चैनल पैटर्न का प्रकार है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मिएंडर। डेल्टा, फ्लड प्लेन, एलुवियल फैंस, ये क्या है? लैंड फॉर्म्स या स्थलाकृतियां हैं जो नदी के द्वारा बनाई जाती हैं। तो नदी का जो चैनल है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं या उसके कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर नदी बिल्कुल सीधी बह रही है तो कैसा पैटर्न होगा? स्ट्रेट पैटर्न होगा, सीधा पैटर्न होगा। अगर नदी जो है इस तरह के विसर्ग बना रही है तो कैसा पैटर्न होगा? मिएंडरिंग पैटर्न होगा। लेकिन अगर नदी इस तरह से बहुत सारी शाखाओं में बंट जाती है तो कैसा पैटर्न होगा? ब्रेडिड पैटर्न होगा। ठीक है, और ऐसे ही नदी अगर बहुत सारी शाखाओं में बंट की है लेकिन जो यहाँ पे इसके बीच द्वीप बने हैं वो कैसे हैं? स्थिर हैं, स्थायी हैं। लेकिन यहाँ पे जो द्वीप बने हैं वो कैसे हैं? अस्थिर हैं, अस्थायी हैं। ये कभी भी नदी इनके ऊपर से भी बह सकती है। तो इस प्रकार का पैटर्न कैसा होता है? एनास्टोमोजिंग पैटर्न या एना ब्रांचिंग पैटर्न भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एरियल फोटोग्राफ्स देख सकते हैं मिएंडरिंग पैटर्न की। इस तरह की नदी जो है वो क्या कर रही है? विसर्ग बना रही है। लेकिन ब्रेडिड पैटर्न में क्या है? नदी एक तरह से अलग अलग शाखाओं में बंट गई है और उसके बीच में जो है अस्थायी द्वीप बन गए हैं रेत के। ठीक, लेकिन एनास्टोमोजिंग में क्या हो गया है? नदी बहुत सारी ब्रांचेस में तो बह रही है लेकिन उसके बीच की जो भूमि है वो कैसी है? स्थायी है, स्थायी द्वीप समूह है, परमानेंट आइलैंड्स है। जो बाकी हमारे ऑप्शंस में थे जैसे डेल्टा, डेल्टा क्या है? एक लैंडफॉर्म या स्थलाकृति है। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है ये कैसा पैटर्न है? ब्रेडिड पैटर्न है, अलग अलग जो है शाखाएं बन रही हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्लड प्लेन हमारा क्या है? ये भी एक स्थलाकृति है। फ्लड प्लेन का क्या मतलब है? जब नदी जो है बाढ़ में है या फ्लड में है तो पानी कहाँ तक आ सकता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर नदी में बाढ़ आएगी तो पानी यहाँ तक पहुंच सकता है। तो ये जगह क्या कहलाती है? बाढ़ का मैदान कहलाती है, नदी के का फ्लड प्लेन कहलाती है। ऐसे ही जो हमारा मिएंडर्स है, जो हमारा सही आंसर है, मिएंडर्स क्या है? एक तरह का चैनल पैटर्न है। और अलूवियल फैन जो हमारा और ऑप्शन था ये भी क्या है? एक तरह की स्थलाकृति है। जब नदी जो है पहाड़ों से आती है और मैदान में पहुंच जाती है, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या है? बहुत कम हो जाती है और ढलान भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये बहुत सारे मटेरियल को यहाँ पे जमा कर देती है जिससे क्या है? एक तरह का फैन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? अलूवियल फैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार या डेक्कन प्लेटू में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ब्लैक सॉइल का है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में पाया जाता है। इस सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है या पानी को सोखने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा है। और जब ये गीली होती है तो ये क्या है? फूल जाती है। और जब ये
ड्राई होती है तो ये क्या है, सूख जाती है, जिसके कारण इसमें क्या है, बहुत सारी दरारें या क्रैक्स बन जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है, ये सेल्फ प्लॉइंग या खुद खेती करने वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी ब्लैक सॉइल है ये किससे बनती है, लावा से बनी हुई चट्टानों के अपक्षय या अपरदन से ब्लैक सॉइल बनती है। और ये कॉटन के लिए बेस्ट है। अगर आप देखेंगे कॉटन के टॉप प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि कॉटन के टॉप प्रोड्यूसर है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जा रही है, ब्लैक सॉइल पाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश? भूमि क्षरण का मध्य प्रदेश में मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर इंटरनेट पे जितना मैंने ढूंढा तो उसमें डिफॉरेस्टेशन भी मिल रहा है और ओवर ग्रेजिंग भी मिल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, इन अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आइस फ्लोज, एक महाद्वीपीय हिमनद में बर्फ बहती है। तो कहां से कहां बहती है, सेंटर से एजिस की ओर बहती है। तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। ग्लेशियर्स जो हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं कॉन्टिनेंटल और एक हो सकते हैं अल्पाइन या वैली ग्लेशियर्स भी जिनको कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर ऐसे ग्लेशियर हैं जो बहुत ही वास्ट एरियाज को कवर करते हैं, जैसे इनके उदाहरण है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। मौजूदा समय में जो अर्थ की ग्लेशियर्स हैं उनका 99% भाग कैसा है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। और यहाँ पे पृथ्वी का लगभग 68% फ्रेश वाटर पाया जाता है। बहुत हजार साल पहले, लगभग आज से 12,000 साल पहले जब आइस एज थी, तो कनाडा, यूरोप और एशिया के भूभाग भी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के अंडर थे। ठीक है, तो अल्पाइन ग्लेशियर्स या माउंटेन या वैली ग्लेशियर्स क्या है, ये कहाँ बहते हैं, माउंटेन्स में। ठीक, लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है ये कहाँ है, अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। तो देखते हैं इनकी मूवमेंट कैसे होती है। तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स ऐसे एरियाज को कवर करते हैं जो फ्लैट हैं, लेकिन फिर भी ग्रेविटी जो है इन पे एक्ट करती है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में आइस जो है ऐसी रीजन से फ्लो करती है जहां पे आइस क्या है, थिकेस्ट है, और ये थिनर एरियाज की ओर मूव करती है जो कि एजिस पे होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स में जो सेंट्रल पार्ट है वो थिकेस्ट होते हैं, जहां से आइस वर्टिकली नीचे की ओर फ्लो करती है, लेकिन एजिस पे ग्लेशियर क्या है, जो है थिनर होते हैं, इसलिए आइस जो है उस तरफ को हॉरिजेंटली मूव करती है। ठीक, जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के जो थिकेस्ट पार्ट है वो 4000 मीटर से लेके 3000 मीटर तक थिक है। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है और इसके कारण बहुत ज्यादा आइस एक्यूमुलेशन है। अगर हम इन डायग्राम्स को देखें, ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे आइस जो है नीचे की ओर मूव कर रही है, लेकिन एजिस में क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, बाहर की ओर मूव कर रही है। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ पे सबसे ज्यादा आइस बर्फबारी हो रही है, यहाँ सेंटर से जो है आउटर एजिस की तरफ जो है ग्लेशियर मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, resources which are found in a region but have not been utilized are called, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से उठाया गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, संभावी संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। तो डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में बांटा गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो पाए तो जा रहे हैं लेकिन अभी इनका इस्तेमाल जो है नहीं किया जा रहा है। रिजर्व्स, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। और स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए अभी जो है मौजूदा समय पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, What is the arrangement of soil in different layers or horizon known as? विभिन्न परतों या क्षितिजों में मिट्टी की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी,
सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल में क्या है, अलग अलग लेयर्स पाई जाती है। तो सबसे टॉप पे जो है ओ लेयर पाई जाती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जब प्लांट्स की जब जो है उसके पत्ते जब गिरते हैं या प्लांट्स या एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो वो जब सड़ जाते हैं उससे क्या है, हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। इसके बाद जो है ए लेयर होती है। ए लेयर में जो है ह्यूमस पाया जाता है कुछ हद तक। इसके बाद ई लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है और आर लेयर है। आर लेयर में क्या है, ऐसी चट्टान या बेड रॉक पाई जाती है जिसके टूटने फूटने से बाद में मृदा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स। तो यहाँ पे जो सही होना चाहिए था, तो लेटराइट शब्द जो है ग्रीक नहीं लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका सही उत्तर होता है ब्रिक या ईंट। तो लेटराइट सॉइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है लेटर शब्द जो है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लगाया है। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक। ये मृदा कहाँ बनती है? ऐसे स्थानों में जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है बैक्टीरिया द्वारा जल्दी रिमूव किया जाता है, जिसके कारण ह्यूमस कंटेंट जो लेटराइट मृदा में होता है वो कम होता है। इस मृदा का बहुत स्तर पे जो है ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मृदा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और असम और उड़ीसा के हिली रीजन्स में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये सॉइल पाई जा रही है। इसके अलावा जो है उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जा रही है, असम के कुछ हिस्सों में पाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू जोन्स इन विच टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन। किस प्रकार के मानचित्र प्रोजेक्शन में संपूर्ण पृथ्वी की सतहों को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यूटीएम। यूटीएम की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। तो यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर क्या है? एक कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम है। कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके आधार पे हम पृथ्वी की सतह पे किसी भी जगह की लोकेशन को मापते हैं। ठीक है, ये जो है ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन के आधार पे बनाया गया है, इसलिए इसे जो है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर कहा जाता है। इसमें क्या है, पृथ्वी के पूरे सरफेस को 60 जोन्स में बांटा गया है और हर एक जोन जो है वो 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दर्शाता है। ठीक है, जो पहला जोन है वो वेस्ट से शुरू होता है, 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है, जहां से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है। वैसे तो यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर के नाम में जो है यूनिवर्सल है, लेकिन ये सच में यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है पोलर एरियाज को क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। तो 84 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ के एरियाज को इस प्रोजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी पृथ्वी को 60 जोन्स में बांट रहा है और ये कहाँ तक कवर करता है? 84 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री साउथ तक। तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल में क्या है, जो आपका सिलेंडर है वो इक्वेटर को टच कर रहा है या इक्वेटर के टेंजेंट है। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, सिलेंडर जो है वो किसके टेंजेंट है? प्राइम मेरिडियन के या प्राइम मेरिडियन को टच कर रहा है। ऑब्लिक में क्या है? सिलेंडर टेढ़ा है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जो मर्केटर प्रोजेक्शन है उसके दो प्रकार हैं। एक तो है सिंपल मर्केटर प्रोजेक्शन जिसमें सिलेंडर इस तरह से, दूसरी है ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन जिसमें सिलेंडर जो है वो प्राइम मेरिडियन को टच करता है। और जो आपका यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस प्रोजेक्शन के आधार पे बनाया गया है। तो असल में जो है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर का ग्रिड जो है इस तरह से दिखता है और आप देख सकते हैं यहाँ से एक से शुरू होते हुए पृथ्वी को 60 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह जो है ये 84 डिग्री नॉर्थ तक एरियाज कवर कर रहा है और यहाँ पे 80 डिग्री साउथ तक एरियाज को कवर कर दिया है और यहाँ से C से X तक इनको जो है डिमार्केट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following can be used for representing a real world feature on two dimensional surfaces? दो आयामी सतह पर वास्तविक विश्व की विशेषता का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मैप या मानचित्र। तो मैप क्या होता है? मैप जो है पृथ्वी के सरफेस की या इसके किसी भी पार्ट की रिप्रेजेंटेशन है। किस पे रिप्रेजेंटेशन है? एक फ्लैट सरफेस पे। तो मैप क्या होता है आपका 2D होता है, जबकि ग्लोब क्या है आपका 3D है, 3 डायमेंशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट ऑल द रीजन्स वर अ पार्ट ऑफ होल i.e. द अर्थ इज अंडर विच अप्रोच? यह विचार कि सभी क्षेत्र संपूर्ण का एक हिस्सा थे, अर्थात पृथ्वी किस दृष्टिकोण के तहत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, रीजनल एनालिसिस या क्षेत्रीय विश्लेषण। तो ये सवाल भी एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल एनालिसिस और द आइडिया was that all the regions were part of a whole, i.e. the earth, जो सवाल में सीधा सीधा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which continent has the highest growth rate of population? किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं इस मैप में जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं वहां पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो 3 से लेके 5% है। तो अफ्रीका के अधिकतर देशों में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी है? 3 to 5%। लेकिन बाकी जगह आप देखेंगे जहां पे येलो कलर में, यहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी है? 2% या 2% से कम है। लास्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म? नवनियतिवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ग्रिफिथ टेलर। तो न्यू डिटर्मिनिज्म के थोड़े बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है ग्रिफिथ टेलर है, ठीक। तो न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इस कंसेप्ट को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। न्यू डिटर्मिनिज्म एक मध्यम मार्ग दिखाता है किसके बीच? डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच। इस अप्रोच के अनुसार जो मानव है वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। वो क्या कर सकता है? विकास या जो प्रोग्रेस है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है या रोक सकता है, लेकिन उसकी दिशा को जो है नहीं बदल सकता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ना ही ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरी तरह से नेचर ने डोमिनेट किया है, जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं, ना ही ऐसी कंडीशन है जिसे पूरी तरह से मानव ने डोमिनेट किया है, जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। तो ये कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन वो उन लिमिट्स के बीच अंदर रह के क्रिएट करनी चाहिए जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड की हो। तो न्यू डिटर्मिनिज्म क्या कोशिश करता है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच एक संतुलन लाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई मिस्टेक लगी हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।